गुड आफ्टरनून दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी जो एथिक्स की क्लासेज चल रही थी GS पेपर 4, उसके दोस्तों हमने 4 टॉपिक फिनिश कर लिए अब तक। ठीक है, आज हम टॉपिक नंबर जो हमारा 5 है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और टॉपिक नंबर 5 हमारा है दोस्तों, भारत एवं विश्व के नैतिक विचारक एवं दार्शनिकों का योगदान। अब इसमें दोस्तों हम पहले भारत के कुछ नैतिक विचारक और दार्शनिक देखेंगे, फिर हम विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिक देखेंगे। ठीक है, तो देखिए टॉपिक नंबर जो 1 था हमारा, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, नीतिशास्त्र तथा मानवीय संबंध, ये हम फिनिश कर चुके हैं। गुड आफ्टरनून विराज। ठीक है, इसमें जो हमारा ये है, हमने आपको बताया था ना, महान नेताओं, सुधारकों तथा प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, इसको हमने बताया था कि इसको टॉपिक 5 के साथ हम कवर करके चलेंगे, साथ में उसके साथ में इसको कवर करेंगे। तो इसको दोस्तों हम टॉपिक नंबर 5 में ही देखेंगे, इसका जो रिमेनिंग पार्ट था। बाकी टॉपिक नंबर 2 एटीट्यूड हम फिनिश कर चुके हैं। टॉपिक 3 एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, ये हम देख चुके हैं। भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये हम देख चुके हैं। आज है दोस्तों ये कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों व दार्शनिकों का योगदान, ये हमारा टॉपिक नंबर 5 है। और दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था कि टॉपिक नंबर 5 जो है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, क्या इसकी रेलिवेंसी है। तो देखो दोस्तों, इसकी अगर हम इस चीज की अगर हम बात करें तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है। टॉपिक नंबर में जो इतने सारे हम विचारक पढ़ेंगे, दार्शनिक पढ़ेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला है दोस्तों कि ये जो दार्शनिक हैं, ये जो विचारक हैं, इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए होंगे, कुछ सिद्धांत हैं इनके, कुछ अवधारणाएं इन्होंने दी है, हमको बताया है। अब वो अवधारणाएं, जो सिद्धांत हैं, वो हमारे यूज आते हैं, हम जो जीवन में मान लीजिए कुछ नैतिक दुविधाएं होती हैं, या फिर जो नैतिक दुविधाएं हो रही है उनका विश्लेषण करने के लिए ये जो इनके नैतिक सिद्धांत हैं, जो विचारक और दार्शनिक हम पढ़ेंगे, वो हमारी हेल्प करते हैं। और फिर ये तो हो गया आपके जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो दोस्तों, तो जो केस स्टडीज आती हैं, तो जो केस स्टडीज को पूछा जाता है, एक सिचुएशन बना के जो दी जाती है, तो उस जो केस स्टडीज में बहुत सारी केस स्टडीज ऐसी आती है जिसमें एथिकल डिलेमा छुपा होता है, कुछ नैतिक निर्णय हमको लेने होते हैं। ठीक है, कुछ नैतिक तर्क हमको चाहिए होते हैं। तो वो जो नैतिक तर्क है, जो नैतिक दुविधा है जो हमको हो रही है, उस नैतिक दुविधा में हम क्या नैतिक निर्णय लें, तो इसकी जो रूपरेखा है, इसकी जो गाइडलाइन है, वो दोस्तों हमको ये दार्शनिक और विचारकों के सिद्धांतों से और जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इन्होंने अवधारणाएं दी हैं, उनसे हमको मिलेगा। यानी कि हम इनका रेफरेंस देके हम कुछ बताएंगे चीजों को। गुड आफ्टरनून। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दोस्तों, कांट का डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी है, परिणाम निरपेक्ष सिद्धांत, जो हमने पढ़ा भी था और इस टॉपिक में और डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब इससे दोस्तों हमको पता लगता है कि क्या हमको ये सिद्धांत क्या सिखाता है, जो डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी थी, परिणाम निरपेक्ष जो सिद्धांत दिया था कांट का, फिर हमको सिखाता है कि आपका जो काम है, आपका जो ड्यूटी है, आपका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को आप कीजिए और उसको कर्तव्य के लिए करो। आप किसी भी परिणाम या उसके बेस पर उसको मत देखिए, परिणाम के आधार पर आप मत डिसाइड करिए। तो जो ये नैतिक सिद्धांत या अवधारणाएं जो हैं विचारक और फिलोसफर्स की, थिंकर्स और जो भी ये हैं फिलोसफर्स, ये इनके दोस्तों ये सिद्धांत और अवधारणाएं हमको नैतिक निर्णय लेने हेतु और नैतिक तर्क, इसकी रूपरेखा हमको प्रदान करते हैं। ठीक है, एक तो ये होगा। और बात हम करें दोस्तों, तो इनके विचारों का अगर हम अध्ययन करते हैं, इनके विचारों का अध्ययन करते हैं, तो हमको पता लगता है कि जैसे मान लीजिए हम राजा राम मोहन राय को पढ़ रहे हैं, ठीक है, राजा राम मोहन राय पढ़ रहे हैं, तो इससे हमको पता लगता है कि जब राजा राम मोहन राय के जो पढ़ेंगे, जब उस समय जो समाज था, उस समाज में नैतिकता की क्या स्थिति थी, ये हमको जब राजा राम मोहन राय को पढ़ेंगे तो पता लगेगा ना। उस समाज में नैतिक नींव क्या थी, तो तत्कालीन समाज में नैतिकता क्या थी, नैतिकता की नींव क्या थी, ऐसे कुछ जो कंसेप्ट है उनको समझने में हमको मदद मिलती है। अब राजा राम मोहन राय है, इन्होंने सती प्रथा के लिए इतना प्रयास किया था, उसको बंद कराने का किया था ना, सती प्रथा का, राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय को हम पढ़ेंगे विभिन्न सुधारकों में, ठीक है, तो उससे हमको पता लगेगा उस समय क्या चल रहा था उस समाज में। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जैसे हमारा प्राचीन भारतीय दर्शन है, उसमें धर्म की अवधारणा,
भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में कर्तव्य क्या है, धार्मिकता क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, इन सब का हम अगर नैतिक विचारकों और दार्शनिकों को पढ़ते हैं तो ये संदर्भ भी हमको इससे पता लगता है। और देखिए दोस्तों, अगर हम इनको पढ़ते हैं तो आप देखोगे कि जितने भी नैतिक विचारक हुए हैं, जितने भी दार्शनिक हुए हैं, इन्होंने दोस्तों सामाजिक मूल्यों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। सामाजिक मूल्यों को आकार देने में कैसे अहम भूमिका निभाई है, जैसे वही गुड आफ्टरनून वीकेआईडी, जैसे अभी हम राजा राम मोहन राय का देख रहे थे, तो इन्होंने सती प्रथा को बंद कराया, है ना, कितना इन्होंने इसका विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक मूल्यों को आकार दे रहे थे ना। स्वामी विवेकानंद जी दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट दिया था, दरिद्र नारायण। तो जितने भी नैतिक विचारक हैं, दार्शनिक हैं, ये इन्होंने सामाजिक मूल्यों को आकार देने में, सकारात्मक बदलाव लाने में समाज में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है, जिससे समाज में विभिन्न सुधार हुए हैं। ठीक है, तो ये सब इनकी इंपॉर्टेंस है। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर जेएस मिल है, तो दोस्तों मिल के कार्यों ने महिलाओं के अधिकारों व लैंगिक समानता की उन्नति में योगदान दिया ना, हम आगे पढ़ेंगे भी जेएस मिल को डिटेल में। तो ये दोस्तों जो ये दार्शनिक है, विचारक है, इनके अध्ययन करने का रेलिवेंस है, महत्व है, इंपॉर्टेंस है कि हम इनका अध्ययन क्यों कर रहे हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, फिर अभी देखा कि केस स्टडीज वगैरह में हेल्प करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। देखो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये 2013 का है, हाँ 2013 का पेपर है। देखिए सीधा सीधा आता है ऐसा। और दोस्तों हर साल इस तरीके के कोटेशन बेस्ड सवाल आते हैं। आप एथिक्स का पेपर देखोगे GS4 2013 से लेकर 2023 तक के, आप देखना लगभग हर साल आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें कई बार 3 सब क्वेश्चन होंगे, कई बार 2 सब क्वेश्चन होंगे। और कैसे सवाल आते हैं देखिए, सीधा सीधा कोटेशन दिया हुआ होता है। क्वेश्चन है 3 महान नैतिक विचारकों और दार्शनिकों के अवतरण दिए गए, यानी कोटेशन दिया गया है, उन्होंने क्या बोला था, आपके लिए प्रत्येक अवतरण का वर्तमान संदर्भ में क्या महत्व है ये स्पष्ट कीजिए। ये पूछा है। क्या पूछा है देखो, पहला क्या है कि पृथ्वी पर हर एक की आवश्यकता पूर्ति के लिए काफी है, पर किसी के लालच के लिए कुछ नहीं है, महात्मा गांधी। देयर इज इनफ ऑन दिस अर्थ फॉर एवरीवन्स नीड बट फॉर नो वन्स ग्रीड, महात्मा गांधी। 150 वर्ड्स में आंसर पूछा है। तो कहां से पूछा है, गांधी से पूछा है। ठीक है, और देखिए और क्या पूछा है, लगभग सभी लोग विपत्ति का सामना कर सकते हैं, पर यदि किसी के चरित्र का परीक्षण करना है तो उसे शक्ति दे दो या अधिकार दे दो। अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है। Nearly all men can withstand adversity, but if you want to test a man's character, give him power. अब्राहम लिंकन। देख रहे हो, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। फिर अरस्तू का स्टेटमेंट है, देखिए, शत्रुओं पर विजय पाने वाले की अपेक्षा में मैं अपनी इच्छाओं का दमन करने वाले को अधिक साहसी मानता हूं। अरस्तू का स्टेटमेंट है, 10 नंबर में पूछे हुए। आई काउंट हिम ब्रेवर हु ओवरकम्स हिज डिजायर्स देन हिम हु ओवरकम्स हिज एनिमीज, अरिस्टोटल। तो इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों हर साल यूपीएससी में आएगा। ठीक है, ये 2013 का था। फिर आगे देखिए, ये 2015 का है आई थिंक। अब ऐसा भी करेगी यूपीएससी बहुत बार कि कोटेशन तो दे देगी आपको, बट ये नहीं बताएगी कि ये कोटेशन किसका है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो कोटेशन दिया हुआ है, जो अवतरण दिया हुआ है, ये किस व्यक्ति का है, किस दार्शनिक का है, किस विचारक का है। ठीक है, नहीं भी दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और दिया है कि स्टेटमेंट किसका है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो है हमारा आपका फोकस रहना चाहिए जो स्टेटमेंट दिया है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है उस पर। ठीक है, जैसे 2015 में पूछा था, इसमें नहीं बताया कि ये किसका स्टेटमेंट है। पूछा है कि कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते, क्षमाशीलता तो ताकतवर का ही सहज गुण है। द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। अभी गांधी का स्टेटमेंट है दोस्तों, बट यूपीएससी ने मेंशन नहीं किया कि ये गांधी का स्टेटमेंट है। तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये किसका स्टेटमेंट है। आपको पता हो कि ये गांधी का है तो आप आंसर लिखते टाइम कोट कर दो कि ये गांधी जी का है, नहीं भी पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप तो बस इसको समझा दो। ठीक है, फिर दूसरा पूछा है कि हम बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं जो अंधेरे से डरता है। ठीक है, जो अंधेरे से डरता है उस बच्चे को तो माफ कर सकते हैं। जीवन की वास्तविक विडंबना तो तब है जब मनुष्य प्रकाश से डरने लगते हैं। वी कैन इजिली फॉरगिव ए चाइल्ड हु इज अफ्रेड ऑफ द डार्क, द रियल ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज व्हेन मेन आर अफ्रेड ऑफ द लाइट। ये सवाल पूछा है, इसमें नहीं बताया किसका है ये वाला। ठीक है, ये प्लेटो का है दोस्तों, ये प्लेटो का स्टेटमेंट है। अब बताया यूपीएससी नहीं बताया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने आपको बताया। हमको तो जो पूछा है, अब इसमें पूछा है कि ये नीचे कोटेशन दिए गए हैं,
प्रकाश डालिए कि इनमें से प्रत्येक के वर्तमान संदर्भ में आपके लिए क्या मायने हैं, वो आपको समझाना है। तो ये क्वेश्चन को डील करने में हमारा ये टॉपिक जो है वर्ल्ड और इंडिया के फिलोसफर्स एंड थिंकर्स बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे हो गया। और देखिए, और लेटेस्ट अगर हम बात करें, ये तो खैर 2014-15 की बात है, ये 2022 का है दोस्तों, 2022 का, 2023 का भी देखेंगे। 2022 में क्या पूछा है, वही कोटेशन वेच कि प्रत्येक उदाहरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है, ये पूछा है। आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है के बीच अंतर को जानना नैतिकता है। पोर्टर स्टीवर्ट का कथन है, बताया यूपीएससी ने, पोर्टर स्टीवर्ट ने बोला है, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है और खूबसूरत दिमागों का देश बनना है तो मैं दृढ़ता से मानता हूं कि 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो बदलाव ला सकते हैं, वे हैं पिता, माता और शिक्षक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये पूछा है। जय हिंद। ठीक है, एक और स्टेटमेंट देखिए, आपकी सफलता का आकलन इस बात से हो कि इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा। दलाई लामा, जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट। दलाई लामा का स्टेटमेंट है। तो ये दोस्तों ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी हर साल पूछ रहा है, हर साल। तो ये देखो, ये क्वेश्चन है 30 मार्क्स का हो गया, 10-10 करके 3 सब क्वेश्चन दिए हुए हैं अंदर। ये 2022 का है। 2023 का देखो, लास्ट ईयर का ही जस्ट, और अभी 2024 का होने वाला है सितंबर में, आप देख लेना। कोटेशन बेस्ड आपको सवाल जरूर मिलेंगे। इसमें क्या पूछा है, देखो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दयालुता के सबसे सरल कार्य प्रार्थना में 1000 बार झुकने वाले सिरों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। द सिंपलेस्ट एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आर बाय फार मोर पावरफुल देन 1000 हेड्स बाउंग इन प्रेयर, ये पूछा है। देखो जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट है, लोगों को जागरूक करने के लिए महिलाओं को जागृत होना चाहिए। जैसे ही वे आगे बढ़ती हैं, परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। जवाहरलाल नेहरू। ऐसे स्टेटमेंट दोस्तों यूपीएससी पूछेगा। तो ये हम इंपोर्टेंस बता रहे हैं कि नैतिक विचारकों, दार्शनिकों का अध्ययन करने का क्या महत्व है। हमने लेटेस्ट देखा 2023 का, 2022 का देखा, 2000 जब से एथिक्स स्टार्ट की हुई थी 2013 का देखा, 2015 का देखा। बीच में भी, बीच वाले भी स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए नहीं डाले कि सब में हर साल लगभग पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों इस टॉपिक का रेलिवेंस है। अब हमने आपको बताया था कि ये टॉपिक, हाँ देखो ये भी देखिए, ये जीएस का है, ये आई थिंक जीएस 1 का है। जीएस 1 में पूछा था, 2015-16 का शायद है। क्या पूछा है कि वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम्स। अब देखो, इसमें गांधी के विचार पूछे हैं, तो दोस्तों जीएस 1 में पूछा है। तो जीएस 1 पेपर है ना अपना मेंस का, जनरल स्टडीज 1, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी है, तो ये हिस्ट्री से पूछा है। बट दोस्तों हिस्ट्री में गांधी के विचारों को हम उतना नहीं पढ़ते हैं, हिस्ट्री में कालखंड पर ज्यादा बल रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हमको हेल्प करेगा। हो सकता है सवाल जीएस 1 में पूछा हो, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने पढ़ा इसको यहाँ पर है पूरा, और लेख हम वहां पर है। जैसे जीएस 1 में एक सवाल और पूछा था कि गांधी और अंबेडकर के वर्ण व्यवस्था संबंधी विचारों को समझाइए, कि दोनों में वर्ण व्यवस्था को लेकर गांधी क्या कहते हैं और अंबेडकर क्या कहते हैं, तो वो भी यहीं से आएगा। ठीक है, इसी टॉपिक नंबर 5 से ही। दूसरा ऐसे दोस्तों, निबंध हम बता रहे थे ना 250 मार्क्स का निबंध जो है, जो फिलोसफिकल ऐसे आ रहे हैं आजकल, वो फिलोसफिकल ऐसे को भी सॉल्व करने में ये जो टॉपिक है बहुत ही हेल्पफुल है। टॉपिक नंबर 5। ठीक है, ये इसकी रेलिवेंस है दोस्तों। अब हमने आपको बताया था कि इस टॉपिक को दोस्तों कितना भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी ने बस लिख के छोड़ दिया है कि भारत एवं विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान। अब उसमें आप कितने विचारक पढ़ लो, कितने दार्शनिक पढ़ लो, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और विश्व की बात आ गई तो फिर पढ़ते ही जाओ। और ऐसे ही टॉपिक नंबर 5 में लिखा हुआ है कि, टॉपिक नंबर 1 में लिखा हुआ है कि महान नेताओं, महान प्रशासकों, महान सुधारकों के जीवन से, तो उसमें भी दोस्तों कितने ही नेता हैं, कितने ही प्रशासक हैं, कितने ही सुधारक हैं, तो हम कहाँ तक पढ़ते रहेंगे। तो इसमें ये हमको फिर एक आउटलाइन, एक बॉर्डर क्रिएट करना होगा दोस्तों हम खुद को, कि हमको इतना ही पढ़ना है इस टॉपिक में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ऐसे तो इसको पढ़ते ही रहिए। और वो आउटलाइन हमको कौन देगा दोस्तों, यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं। पीवाईक्यूज देखिए आप उठा के, ये जो अभी देखा हमने कोटेशन बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो आपको लगभग पता लगेगा कि कुछ कुछ हैं जहां से यूपीएससी लगभग हर साल सवाल पूछ रहा है। गांधी जी है, गांधी जी पे तो मिलेगा ही, किसी ना किसी पेपर में गांधी जी पे जरूर मिलेगा मेंस में। ठीक है, गांधी हम पढ़ेंगे।
तो अगर हम बात करें दोस्तों भारत के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों के योगदान की, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया, तो दोस्तों हम देखो इसमें पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू को पढ़ेंगे, ठीक है, महात्मा गांधी पढ़ेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय पढ़ेंगे। अब राजा राम मोहन राय देखो ये सुधारकों में आ गए, टॉपिक नंबर 1 जो हम बता रहे थे, सुधारक है राजा राम मोहन राय। गांधी महान नेता भी हैं, महान विचारक भी हैं, तो इसलिए हमने टॉपिक 1 के कुछ टॉपिक और टॉपिक 5 को मर्ज करके आपको पढ़ाने के लिए बोला था, क्योंकि वो ओवरलैप करता है फिर, ठीक है। महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू महान नेता हैं, स्वामी विवेकानंद को हम पढ़ेंगे। फिलोसफी की अगर बात करें तो हम गीता दर्शन पढ़ेंगे, चारवाक दर्शन, जैन, बौद्ध, वेदांत पढ़ेंगे, शंकराचार्य जी, नव्य वेदांत पढ़ेंगे, कुछ नव्य वेदांत और वेदांत इनको हम पढ़ेंगे। तो इंडियन वाले में दोस्तों इनको हम कवर करेंगे, और भी अगर आप कुछ कमेंट करके बताओगे तो और हम कुछ को और ऐड कर लेंगे, ठीक है। बाकी इनको तो हम कवर करने वाले ही, क्योंकि इनसे सवालों की संख्या भी ज्यादा है। फिर अगर हम बात करते हैं दोस्तों विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो दोस्तों इसमें हम अब्राहम लिंकन पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला को पढ़ेंगे, जॉन रॉल्स पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे, फिर सोफिस्टों का दर्शन पढ़ेंगे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ग्रीक दार्शनिक, ये भी हम देखेंगे तीनों को। इमैनुअल कांट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे। बेंथम और मिल को भी पढ़ लेंगे, हीगल, ब्रेडले, ये भी हम देख लेंगे। और लगेगा तो दोस्तों सार्त्र, हाइडेगर, अगर टाइम मिला तो कुछ इनको भी देख लेंगे, ठीक है। अब हमने जैसे बताया दोस्तों पढ़ने को आप बहुत सारे पढ़ सकते हो, इसमें भी और इंडिया वाले में भी, इसमें भी बहुत सारे, बहुत विचारक हैं, बहुत सुधारक हैं, बहुत नेता हैं जिनको पढ़ सकते हैं, बट हम इतना ही कवर करेंगे, ठीक है। और वर्ल्ड वाले में हम इतना कवर करेंगे, ठीक है। ये हम कवर करने वाले इस वीक में, या कुछ क्लासेज अगर लगी तो नेक्स्ट वीक में भी बच सकती हैं इसकी, इस वाले टॉपिक की, क्योंकि टॉपिक नंबर 1 हमने बताया था आपको और टॉपिक नंबर 5 बताया था कि ये 2 टॉपिक काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी लेंदी टॉपिक्स हैं, ठीक है। बाकी इसके पहले वाले जो दूसरा, तीसरा, चौथा था वो भी उतने बड़े नहीं थे, आपने देखा होगा 2-2, 3-3 क्लासेज में खत्म हो गए थे। और इससे अगले वाले जो है 6वां और 7वां वो भी उतना बड़ा नहीं है। और जो 8वां टॉपिक है हाउ टू अप्रोच केस स्टडीज, उस पर भी हम काफ़ी क्लासेज लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम भारत के नैतिक विचारकों व दार्शनिकों का योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया, ये वाले हम डिस्कस करेंगे आज वाले में। हम भारत के जो नैतिक विचारक और दार्शनिक है इनसे शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, ठीक है। अब नेहरू को पढ़ने के लिए दोस्तों हम अब हिस्ट्री में तो इनको पढ़ते ही हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी पढ़ते हैं, और मिडियावल हिस्ट्री में भी पढ़ते, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री में भी इनको पढ़ेंगे अपन, आधुनिक भारत के इतिहास में, मॉडर्न में, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी इनको देखेंगे। तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई कहाँ जन्म हुआ, कैसे हुआ, किस घटना में भाग लिया, वो सब वहाँ पर देखेंगे। हमारा जो यहाँ पर बल रहेगा दोस्तों वो रहेगा इनके विचारों पर, इनके विचार क्या थे, इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए, क्या क्या इनकी अवधारणाएं रही हैं, सबका ही दोस्तों। चाहे हम गांधी पढ़ेंगे तब भी हम गांधी की फिलोसफी देखेंगे, गांधी के विचार देखेंगे, गांधी के सिद्धांत देखेंगे, और राजा राम मोहन पढ़ेंगे तब भी वही देखेंगे, राजा राम मोहन राय को पढ़ेंगे, विवेकानंद पढ़ेंगे तब भी हम वही देखेंगे, नेहरू जी को पढ़ रहे हैं तब भी हम वही देखेंगे। घटनाक्रम पर हमारा उतना बल नहीं रहेगा, ठीक है, ये यहीं क्लियर कर देते हैं। अब दोस्तों नेहरू जी को जब हम पढ़ रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी को, तो जवाहरलाल नेहरू के विचारों को दोस्तों हम कुछ इन 4-5 आउटलाइंस में पढ़ेंगे। पहला हम उनका देखेंगे कि राष्ट्रवाद पर नेहरू जी के क्या विचार थे, राष्ट्रवाद पर। फिर देखेंगे कि समाजवाद पर नेहरू के क्या विचार थे, समाजवाद के बारे में वो क्या बोलते थे, सामाजिक विचार उनके कैसे थे, ठीक है। आर्थिक विचारों में उनका क्या मानना था, इकोनॉमिकली। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संबंधी उनके क्या विचार थे, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे नेहरू जी के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करते हैं नेहरू जी के राष्ट्रवाद पर विचार की, तो दोस्तों देखो राष्ट्रवाद में नेहरू जी दोस्तों उदार राष्ट्रवाद के समर्थक थे, याद रखिएगा, नेहरू जी उदार राष्ट्रवाद के समर्थक थे और उग्र राष्ट्रवाद को वो समर्थन नहीं करते थे, ठीक है। अब राज्य और राष्ट्र में फर्क है, ठीक है, ये आपको होमवर्क है, ये पता लगाना आप, राज्य और राष्ट्र इसमें फर्क होता है दोस्तों, ठीक है। वो बेसिक क्लास हमने बताया था ना, राज्य के 4 आवश्यक अंग होते हैं, भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता, सरकार, ठीक है, ये राज्य। और राष्ट्र क्या है ये आप पता लगाइए, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। इतना जरूर पता होना चाहिए दोस्तों, राष्ट्र जो है ना वो जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, लिंग, इन सब से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की भावना होती है, ठीक है।
तो नेहरू जी का जो मानना था वो उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं थे, वो उदार राष्ट्रवाद के समर्थक थे। अब उग्र राष्ट्रवाद किसको, क्योंकि उनका मानना था कि उग्र राष्ट्रवाद से दोस्तों तानाशाही आएगी, साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिलेगा, ये अशांतिदायक है, शोषणकारी है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी, ये नेहरू जी का मानना था। और दोस्तों होता भी है इसमें। उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक हिटलर थे, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ोगे हिटलर उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे, तो दोस्तों तानाशाही थी, ठीक है। उदार राष्ट्रवाद के समर्थन में नेहरू जी बोलते हैं कि उदार राष्ट्रवाद से दोस्तों अन्य राष्ट्रों एवं उनकी संस्कृति व सभ्यता का सम्मान होता है, ठीक है, सह अस्तित्व की भावना आती है, आपसी सद्भाव रहता है राष्ट्रों में, तो वो उदार राष्ट्रवाद को वरीयता देते थे, ठीक है। राष्ट्रवाद में बात करें, दूसरा दोस्तों राष्ट्रवाद में देखें तो एक होता है धार्मिक राष्ट्रवाद, ठीक है, और एक होता है पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद, सेकुलर राष्ट्रवाद, ठीक है। तो नेहरू जी यहाँ पर पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद को समर्थन देते थे, ये आपको पता होना चाहिए, और धार्मिक राष्ट्रवाद को वो नहीं मानते थे। अब धार्मिक राष्ट्रवाद क्या होता है दोस्तों, अब धार्मिक राष्ट्रवाद में सिंपल से याद रखना दोस्तों, धार्मिक राष्ट्र में क्या करते हैं कि कोई भी एक धर्म है, ठीक है, धर्म मीन्स यहाँ पर रिलीजन, पंथ, कोई भी दोस्तों धर्म है, ठीक है, उस धर्म को राष्ट्र से जोड़ देते हैं, ठीक है, और उसमें फिर क्या करते हैं, अगर आप उस धर्म के विचारों के खिलाफ जा रहे हो तो आपको राष्ट्र विरोधी बता देते हैं कि इस धर्म के आप विरोध में बोल रहे हो तो आप राष्ट्र विरोधी हो, और अगर इस धर्म के समर्थन में हो तो आप राष्ट्रभक्त हो। इस तरीके का दोस्तों धार्मिक राष्ट्रवाद होता है। नेहरू जी का मानना था कि अगर धार्मिक राष्ट्रवाद रहेगा तो उससे वैमनस्यता बढ़ेगी, कट्टरता बढ़ेगी, असहिष्णुता बढ़ेगी, अविश्वास होगा, ये प्रतिक्रियावादी विचारधारा मानसिकता पनपेगी, संघर्ष होगा, तनाव होगा। ये नेहरू जी का मानना था कि धार्मिक राष्ट्रवाद को नहीं अपनाया जाना चाहिए। नेहरू जी का मानना था कि पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए। ऐसा क्यों मानते थे? क्योंकि उनका मानना था कि दोस्तों अगर पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद रहेगा ना तो उससे सांस्कृतिक बहुलता का समर्थन होगा, ठीक है, धार्मिक सद्भाव में सहायक होगा, ये धार्मिक रूढ़िवादियों का विरोध होगा, धार्मिक समन्वय रहेगा, सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए और सर्वधर्म समभाव की भावना पनपेगी। तो राष्ट्रवाद के बारे में अगर पूछे तो आपको बताना है कि नेहरू उग्र राष्ट्रवाद को ना मानकर उदार राष्ट्रवाद को मानते थे। उग्र राष्ट्रवाद को क्यों नहीं मानते थे, ये कारण है। उदार राष्ट्रवाद को क्यों मानते थे, ये कारण है। धार्मिक राष्ट्रवाद को क्यों नहीं मानते थे, इस ये कारण है। पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद को मानते थे, ये कारण है। तो ये नेहरू जी के राष्ट्रवाद पर कुछ विचार थे। अगला अगर देखें हम समाजवाद पर नेहरू जी के क्या विचार थे। अब समाजवाद क्या है ये इसी टॉपिक में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम बोले विश्व में कार्ल मार्क्स के समय दोस्तों हम समाजवाद को पढ़ेंगे कि क्या होता है, और फिर उसमें समाजवाद के जो विभिन्न प्रकार हैं, यूटोपियन समाजवाद, मार्क्सवादी और लोकतांत्रिक समाजवाद के टाइप्स, समाजवाद क्या होता है, ये हम इसी टॉपिक में आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर हमको नेहरू जी के विचार को पढ़ रहे हैं, विचारों को पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों इसमें आपको पता होना चाहिए कि समाजवाद पर नेहरू मार्क्सवादी समाजवाद के समर्थक नहीं थे, ठीक है। नेहरू समर्थक थे लोकतांत्रिक समाजवाद के। तीन जो टाइप अभी हमने बताया, यूटोपियन, मार्क्सवादी और लोकतांत्रिक समाजवाद। नेहरू लोकतांत्रिक समाजवादी थे, समाजवाद को मानते थे बट समाजवाद का लोकतांत्रिक समाजवाद को मानते थे, ना कि मार्क्सवादी समाजवाद को। इसको क्यों नहीं मानते थे दोस्तों, इसमें डिटेल में जब आप पढ़ोगे तो और क्लियर होगा। दोस्तों मार्क्सवादी समाज जो है वर्ग संघर्ष की बात करता है, इसलिए नेहरू जी बोलते थे कि जहां वर्ग संघर्ष रहेगा वहां लोकतंत्र को खतरा होगा। एक स्तर पर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही आ जाती है। अब सर्वहारा वर्ग क्या होता है वो हम जब ये पढ़ेंगे ना मार्क्सवादी समाजवाद, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। सर्वहारा वर्ग को अभी यहाँ पर इतना मान के चलो कि जो वंचित वर्ग है, एक स्तर पर जाके सर्वहारा वर्ग की तानाशाही हो जानी है, नेहरू जी का मानना ये था। और लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु दोस्तों मार्क्सवाद जो कहता है वो हिंसा का सहारा लेता है, क्योंकि मार्क्स का फेमस स्टेटमेंट था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। खूनी क्रांति के माध्यम से वो समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते थे, खूनी क्रांति के माध्यम से। तो नेहरू जी मार्क्सवादी समाजवाद के समर्थक नहीं थे। क्यों नहीं थे, हमने कारण बताए। और लोकतांत्रिक समाजवाद को सपोर्ट करते थे। उनका मानना था कि समाजवाद आना चाहिए, ठीक है, बट उनका मानना था कि समाजवाद को हिंसक तरीके से नहीं, उनका मानना था लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से समाजवाद आना चाहिए। उनका कहना था कि संवैधानिक सुधार होने चाहिए, जो करारोपण है, टैक्सेशन जो है, प्रगतिशील करारोपण होना चाहिए, उसके माध्यम से ही हम समाजवाद के लक्ष्यों की प्राप्ति हमको करनी चाहिए। वो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करते थे समाजवाद पर अगर हम बात करें तो।
तो ये रहे दोस्तों उनके समाजवाद पर विचार। अगला अगर हम देखें उनके सामाजिक विचार की बात करें, तो सामाजिक विचारों में दोस्तों नेहरू, अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ दोनों को सपोर्ट करते हुए वो वैज्ञानिक मनोवृत्ति के भी समर्थक थे। उनका मानना था कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। ये तो उनका दोस्तों बहुत ही अच्छा वो था कि नेहरू जी का मानना था कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति होनी चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। तो वैज्ञानिक मनोवृत्ति के भी समर्थक थे और वैज्ञानिक मानववाद के समर्थक थे। ठीक है, इन दोनों का समर्थक थे वो। अब वो वैज्ञानिक जो मनोवृत्ति है इसमें वो कहते हैं दोस्तों कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा तो ऐसा व्यक्ति खुले मत वाला होगा, ओपन माइंडेड होगा दोस्तों, नए विचारों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहेगा, पुराने विचारों को, रूढ़िवादी विचारों को त्याग देगा, ओपन माइंडेड होगा, दूरदर्शिता होगी उस व्यक्ति के अंतर्गत। और उनका मानना था कि तार्किक संदेह करो, लॉजिकल डाउट कीजिए, आप कोई बात उस पर लॉजिकल डाउट होना चाहिए। वो कहते थे कि लॉजिकल डाउट तो कीजिए लेकिन साइकोलॉजिकल डाउट नहीं कीजिए, आपका जो संदेह लॉजिकल होना चाहिए, साइकोलॉजिकल नहीं। नवाचार आएगा इससे, इनोवेशंस, वस्तुनिष्ठता बढ़ेगी, नवीन तथ्यों को ग्रहण करने में स्वीकार्यता होगी, वही ओपन माइंडेड वाला। और लकीर का फकीर नहीं होगा व्यक्ति, यानी जो चलता आ रहा है रूढ़िवादी जो चलती आ रही है वो नहीं होगा, जिसको बंद लिंग समानता इसी का तो वो है दोस्तों, उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, नए नए जो मूल्यों का विकास हो रहा है। फिर इसके माध्यम से भारत की विभिन्न चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। उनका ऐसा मानना था कि अगर वैज्ञानिक मनोवृत्ति होगी, साइंटिफिक अगर टेम्परामेंट होगा तो भारत की बहुत सी चुनौतियां, बहुत सी जो समस्याएं हैं उनका समाधान संभव है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति के नेहरू बहुत ही समर्थक थे। ठीक है, बहुत पक्षधर थे। वही वो बात करते थे वैज्ञानिक मानववाद की। अब वैज्ञानिक मानववाद क्या होता है दोस्तों? वैज्ञानिक मानववाद में ना मानव की गरिमा, क्षमता और महत्ता, इसमें वैज्ञानिक मानववाद विश्वास करता है। वो मानता है कि मानव ही है सब कुछ, मानव की मदद से और परस्पर सहयोग से अगर चाहे तो मानव अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसके लिए किसी अलौकिक सत्ता की, यानी ईश्वर जैसी सत्ता की मदद की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहता है वैज्ञानिक मानववाद। और नेहरू इसके प्रबल समर्थक थे, वैज्ञानिक मानववाद के और वैज्ञानिक मनोवृत्ति के, साइंटिफिक टेम्परामेंट के। ये उनके सामाजिक विचार हैं। ठीक है, अगला देखते दोस्तों आर्थिक विचार क्या थे उनके। दोस्तों आर्थिक विचारों में जो पंचवर्षीय योजनाएं थी जो चलती थी, अभी तो इनको बंद कर दिया गया है, और जो इनको चलाता था योजना आयोग, उसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है, ये आपको पता ही होगा। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं के समर्थक थे, मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे, दो एक वो था ना, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब नेहरू जी के टाइम पे एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी जिसका समर्थन यूएसए कर रहा था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था थी जिसका समर्थन यूएसएसआर कर रहा था, तत्कालीन यूएसएसआर। नेहरू जी ने दोस्तों दोनों को एक तरीके से, कुछ हिस्से इसके कुछ हिस्से इसके, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थक थे। उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी को। वो व्यापक मशीनीकरण के समर्थक थे, बड़े उद्योग धंधों के समर्थक थे। अब जैसे बड़े उद्योग धंधों के समर्थक थे नेहरू जी, यहाँ पर गांधी जी थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं उनसे, पढ़ेंगे गांधी जी में हम। गांधी जी दोस्तों लघु एवं कुटीर उद्योगों के समर्थक थे, लघु एवं कुटीर उद्योग गांधी जी इनके समर्थक थे, और नेहरू जी बड़े बड़े उद्योगों के समर्थक थे। तो ये दोस्तों नेहरू जी के आर्थिक विचार हैं। अगला देखिए अंतरराष्ट्रीयता संबंधी उनके क्या विचार थे। अब दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के जो इंटरनेशनल रिलेशंस पर जो विचार थे, उनके अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर, अंतरराष्ट्रीयता पर जो उनके विचार थे, उनके जो अंतरराष्ट्रीयता बात का जो सिद्धांत है उसको पंचशील के नाम से जाना जाता है, पंचशील सिद्धांत। ठीक है, और पंचशील का शाब्दिक अर्थ होता है कि 5 प्रकार के नैतिक आचरण। पंच मीन्स 5, शील मतलब नैतिक आचरण। पंच मीन्स 5 और शील मतलब नैतिक आचरण, 5 प्रकार के नैतिक आचरण। अब वैसे तो पंचशील का जो सिद्धांत है ना दोस्तों, बौद्ध दर्शन में, बौद्ध विचारधारा से प्रेरित है, बट वो जो है ना बौद्ध विचारधारा वाला जो पंचशील था वो व्यक्ति पर लागू होता है। बट नेहरू जी ने क्या किया, इसको राष्ट्र पर लागू किया, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उन्होंने लागू किया। और इनमें दोस्तों उन्होंने राष्ट्र के आचरण के लिए कुल 5 नैतिक सिद्धांत दिए थे पंचशील के सिद्धांत में। अब पंचशील के सिद्धांत में उन्होंने क्या बोला कि कहते हैं कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा प्रभुसत्ता, सॉवरेनिटी, संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए, उनका मानना था। दूसरा मानना था कि पारस्परिक अनाक्रमण, अनाक्रमण मीन्स मतलब कोई भी आक्रमण नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा कोई भी देश एक दूसरे पर, पारस्परिक अनाक्रमण की बात करते थे। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो इंटरनल अफेयर्स हैं, जो भी इंटरनल अफेयर्स हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स तो यहाँ भी इंटरनल भी आ जाता है, क्या संप्रभुता है जो
उसका सम्मान करेगा और इंटरनल अफेयर्स में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए चाइना हमारे इंटरनल अफेयर्स में कुछ हस्तक्षेप करे या हम उसके इंटरनल अफेयर्स में जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें, तो नेहरू जी का था कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई भी देश आपस में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अहस्तक्षेप की नीति अपनाएगा। फिर समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ, एक दूसरे से बेनिफिट लीजिए, एक दूसरे से लाभ लीजिए। फिर उनका मानना था कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व होना चाहिए, मतलब आप भी शांतिपूर्ण रहो, हमको भी शांति से रहने दो, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व होना चाहिए। तो ये दोस्तों नेहरू जी के कुछ विचार थे जो अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्रवाद, समाजवाद, आर्थिक, सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर वो हमने डिस्कस किए। ठीक है, अगली क्लास में हम अगले थिंकर्स, फिलोसफर्स, गांधी जी, इन सबको पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं कल एक नए थिंकर के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू।